एक समय था जब योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था। न्यूज चैनल्स, पॉलिटिकल पार्टीज उनके भगवा कपड़ों को लेकर के उन्हें ट्रोल करती थी। भगवा को टारगेट लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि भगवा कपड़ा पहने और धर्म से इन्वेस्टमेंट नहीं आता। हमारे उद्धव ठाकरे जी का कहना था कि एक योगी को भगवा कपड़े पहन करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाना चाहिए। राज्य चलाना इनके बस की बात नाही। कारण योगी असेल तर मुख्यमंत्री कसा होऊ शकतो? योगी म्हटल्यानंतर त्यांनी सर्व संघ परित्याग करून कुठेतरी गुहेत जाऊन बसायला पाहिजे। तू मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत जाऊन योगी म्हणतोस आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो। कोई लोग कहते थे कि ये पाखंडी बाबा है, ढोंगी है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो। कुछ लोगों को लगता था कि एक भगवा वस्त्र पहने हुए ये साधु क्या ही कर लेगा। बहुत सारे नास्तिक लोग, वामपंथी लोग ये सोचते थे कि ये भगवा वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश की स्थिति को कभी नहीं बदल पाएगा। इवन अभी भी जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं अपना भगवा वस्त्र पहन करके, तो उस बात के लिए भी, उनकी आइडेंटिटी के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि भगवा मतलब बैकवर्ड सोच, नो डेवलपमेंट। एक्चुअली लोगों को ये लगता था कि कोई भगवा वस्त्र पहन करके अगर राजनीति में आएगा तो वो ना तो इन्वेस्टमेंट ला पाएगा, ना इस राज्य का डेवलपमेंट कर पाएगा और इस देश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर किसी पॉलिटिशियन ने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है तो वो बाहर के विदेशी लोगों से बात नहीं कर पाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस व्यक्ति ने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। और ये ऐसी सोच आज तक इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद एक नैरेटिव ऐसा फैलाया गया, ऐसा एक स्टोरी बनाई गई कि ये जो भगवा है ये एक आतंकवाद है। ये भगवाधारी कल्चर जो है ये रेडिकल मानसिकता को जन्म देता है। मतलब ये नैरेटिव आज तक चलता आ रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ ने भगवा धारण करके पॉलिटिक्स में एंट्री मारी और ये कहा कि भगवा मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, तब कुछ लोगों को मिर्ची लगना तो स्वाभाविक सी बात है। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। तो आइए जरा समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवा धारण किया है तो क्या वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता? वो एक योगी है, वो एक साधक है, वो एक सन्यासी है, तो उसे क्या जंगल में जाकर के सिर्फ तपस्या करनी चाहिए? क्या कोई साधु इस तरह से भगवा धारण करके समाज की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता? इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आपको ये बात जानना जरूरी है कि हमारे शास्त्रों में वैराग्य की बात कही गई है। अब जैसे ही मैं वैराग्य शब्द का उपयोग करता हूँ तो आप सभी के माइंड में ये आ रहा होगा कि यार भाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके, मोह माया छोड़ छाड़ करके जंगल चले जाना, हिमालय चले जाना, तपस्या करना। एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। वैराग्य की असली परिभाषा है कि जिस वस्तु से, जिस जगह से, जिन परिजनों से आपको आसक्ति है, उस आसक्ति को खत्म करना, ना कि उस वस्तु से, उस जगह से और उन परिजनों से दूर हो जाना। जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति किसी बंदर को देख करके ये कह सकता है कि यार ये बंदर को देखो कितना बड़ा वैरागी है, कपड़े नहीं पहनता है, पेड़ों पर रहता है, कुछ भी नहीं खाता है। किसी को लग सकता है कि भाई ये बंदर कितना बड़ा वैरागी है, बट दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। बंदर भले ही कपड़े नहीं पहनता, वो जंगलों में रहता है, पेड़ों पर रहता है, लेकिन उसके अंदर काम वासना तो फिर भी है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जंगल चला जाता है, हिमालय चला जाता है तपस्या करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर आसक्ति और काम वासना जैसी की तैसी ही बनी रहती है, तो इसे असली वैराग्य नहीं कहा जा सकता। असली वैराग्य वही है जो चाहे हिमालय में रहे, चाहे यहाँ मेट्रो सिटी में रहे, चाहे वो 56 भोग का प्रसाद खाए या वो भूखा रहे, वो किसी भी स्थिति में हो और कहीं पर भी हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर उसके आसपास की चीजों से, उसके आसपास के लोगों से, उस जगह से कोई आसक्ति नहीं हो, तब वो असली मायने में एक वैरागी कहलाएगा। अब आप लोग यह कह सकते हैं कि यार हमारे शास्त्रों में तो एक योगी के, एक सन्यासी के जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं, तो कोई व्यक्ति अगर भगवा धारण करता है, वो योगी है, तो उसके जो लक्षण हैं वो हमारे शास्त्रों में दिए हुए व्यक्ति के लक्षण से मैच होने चाहिए। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक स्टैंडर्ड योगी के या एक स्टैंडर्ड भगवाधारी के जो लक्षण हैं वो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। लेकिन एक बात आपको ये जरूर समझनी होगी कि देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से
धर्म की रक्षा के लिए नियमों को बदलना भी जरूरी है। आप चाणक्य पंडित का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जबकि उन्होंने भगवत धारण किया हुआ था। सो द पॉइंट इज कि जब इस समाज को ऐसे भगवतधारियों की आवश्यकता हो, जब इस समाज को सही दिशा दिखाने के लिए ऐसे भगवतधारी राजाओं की आवश्यकता हो, तो सबसे बड़ा धर्म यही है। जब देश का राजा अत्याचारी हो, प्रजा का खून चूसने वाला हो, उस समय पर ऐसे ही भगवतधारियों की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूँ कि जो लोग ऐसे भगवतधारियों के अगेंस्ट में बातें करते हैं, उनको जरा सोच कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। वो चाहते तो अकेले अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन वो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटी नहीं देकर के समाज की सेवा को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये उनकी दया है, कृपा है, ह्यूमिलिटी है। दिस इज कंप्लीटली ट्रुथ कि जिस व्यक्ति के हार्ट में कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, ग्रेटफुलनेस है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से लोगों की सेवा करना चाहता है, वही व्यक्ति राजा की गद्दी पर बैठने के लायक है। लेकिन जो व्यक्ति इस देश का खजाना लूट करके अपनी झोली भरना चाहता है, अपने परिवार वालों के अकाउंट फुल करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस राजा की गद्दी पर बैठने लायक नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के पहले माफियाओं का राज चलता था। सुरक्षा और क्राइम की बहुत ही बुरी स्थिति थी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ के यूपी में आने से पहले यूपी की सबसे बड़ी समस्या थी सुरक्षा और सिक्योरिटी, क्योंकि अगर सुरक्षा और सिक्योरिटी नहीं होगी तो यूपी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई भी पैसा नहीं लाएगा। क्योंकि जिस स्टेट में माफियाओं का राज चलता है, सुरक्षा नहीं है, वहां पर कोई क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। और इसीलिए सबसे पहला फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर रखा गया। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूपी की पुलिस माफियाओं के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गई थी, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूपी में पिछले कुछ सालों में 2 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्तियां हुई है। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और हर एक पुलिस थाने में महिला पुलिस कर्मियों की तादाद भी बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि लखनऊ में एक बहुत ही बड़ी फॉरेंसिक साइंस लैब भी खोली गई है, जहाँ पर मामलों की जांच साइंटिफिक तरीके से की जा सके। जितने भी यूपी में माफिया थे और जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पर बुलडोजर बाबा का आशीर्वाद मिला। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। मतलब हजारों करोड़ों रुपयों की बनी गई इलीगल संपत्ति को कब्जे में लिया गया। समाजवादी पार्टी के काल में जो माफिया और असामाजिक तत्व फल फूल रहे थे, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन किया, जो कि सही भी है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस बात से डरते थे कि अगर वो यूपी में अपना बिजनेस ओपन करेंगे, अपना धंधा बढ़ाएंगे, तो वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। और आज जब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है, तो दूसरा स्टेप भी लिया जा चुका है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। किसी भी स्टेट को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, यहाँ तक कि फैक्ट्रीज, बिजली, एयरपोर्ट्स की व्यवस्था की गई। अभी हाल फिलहाल में वहां पर गंगा एक्सप्रेसवे भी बनकर कंप्लीट होने वाला है। और ये एक्सप्रेसवेज क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सोचकर देखिए कि जिस माल को ढोने के लिए ट्रक्स 12-12 घंटे का टाइम लेते थे, अब वो 4 से 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, वहां पर आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर रेडी है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर रेडी है। मैं आप सब लोगों को ये फैक्ट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाने कि योगी आदित्यनाथ ने पहले सुरक्षा, सिक्योरिटी, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के ऊपर काम करके दिखाया है। और जब आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बिजली की व्यवस्था हो रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करेंगे, तो अब जो बारी आती है वो आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर से पैसा कैसे लाया जाए। योगी ने अपनी पहचान नहीं बदली, उन्होंने भगवा नहीं छोड़ा है, उन्होंने सूट बूट नहीं पहना है, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पहचान के साथ ही दुनिया से बात करूंगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए थे और वहां पर भी वो भगवा पहनकर गए थे, और इसी वेशभूषा में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है। और गेस व्हाट, सिर्फ 2 दिनों में ही 24 करोड़ 235 लाख के MOU साइन किए गए हैं।
मतलब योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में भगवा पहनकर ऐसी ऐसी डील्स साइन की हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जापान में गए तो वहां पर पहले ही दिन 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सामने आया। बहुत सारी कंपनीज ने मशीन्स, एआई, रोबोट्स, होटल्स, इन सभी में इंटरेस्ट दिखाया। तो मतलब इतने सारी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या है पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। और इन सभी का टारगेट है यूपी को 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। इन द एंड ये कह सकते हैं कि भगवा की पहचान आज भी वही है। भगवा पहने हुए, MOU साइन हुए, एयरपोर्ट्स बने, बिजली आई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया। इनफैक्ट भगवा आज यूपी की पहचान बन चुका है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। यूपी में आज टेम्पल इकोनॉमी की ग्रोथ भी बहुत है। हजारों करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण से वहां के दुकानदार, होटल्स, इन सभी को फायदा हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में भी टूरिज्म में बहुत ही बड़ा उछाल आया है। मथुरा, अयोध्या, काशी अब ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं रही है, ये सब एक इकोनॉमिक सेंटर्स बन चुके हैं। मतलब टूरिज्म बनने से ट्रांसपोर्ट, होटल्स, लोकल मार्केट्स, हर एक व्यक्ति को फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भगवा सिर्फ अब एक इमोशन नहीं है, भगवा ने रेवेन्यू जनरेट करना प्रारंभ कर दिया है। और इसलिए कुछ लोगों को आज भी दिक्कत हो रही है कि एक भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति कैसे इकोनॉमी को इतना आगे ले जा सकता है। जो लोग पहले बोलते थे कि एक साधु इकोनॉमी को क्या समझेगा, आज वही लोग देख रहे हैं कि कैसे वो एक साधु एक टेबल पर बैठ करके MOU साइन कर रहा है। योगी ने भगवा को एक सॉफ्ट पावर बना दिया है, कूल बना दिया है। इसीलिए लिबरल्स को इतनी तकलीफ हो रही है।